आइग्रा न्यूज। पति की मौत के बाद लक्ष्मी देवी ने ही नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं आरके क्राइम स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने इकलौते बेटे शिवम की परवरिश की थी। इसके बाद शिवम को पड़ोस में रहने वाली रानी से प्यार ही नहीं हुआ, बल्कि दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली। फिर ऐसा क्या हुआ कि शिवम को रानी के सामने ही अपनी मां की हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब किसी को किसी से प्यार हो जाए तो उसकी हालत अजीब हो जाती है। सोते जागते उसका ही ख्याल, उसके ही सपने आते हैं। सीने में अजीब सी आग भरी होने का एहसास होता है। इतना ही नहीं, आंखों और नींद में रार मच जाती है। प्रेम दीवानी रानी का यही हाल था। जब तक वह अपने प्रेमी शिवम शर्मा को देख न लेती, तब तक बेचैनी उसे सताती रहती थी। शिवम कहीं दूर नहीं, रानी के घर के पास ही रहता था। बचपन से रानी उसे देखती आ रही थी। उसके प्रति मन में कभी किसी प्रकार की भावना नहीं आई थी। मोहल्ले में जैसे सब रहते थे, वैसे ही शिवम रहता था। शिवम का थोड़ा महत्व इसलिए था कि दूसरे लोगों के मकान कुछ फासले पर थे, जबकि शिवम रानी के घर के पास ही रहता था। प्यार के लिए मुद्दत के इंतजार की जरूरत नहीं होती। यह तो कुदरत की वह नेमत है जो किसी भी पल इंसान को मिल जाती है। गर्मियों की एक सुबह की बात है। कहीं जाने के लिए शिवम रानी के घर के सामने से गुजर रहा था। उस वक्त उसके जहन में कल्पना तक नहीं थी कि कुछ क्षणों बाद उसके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। गर्मी के मौसम में लू चलने के कारण धूल बहुत उड़ती है। इसीलिए लोग घरों के सामने पानी की छिड़काव कर देते हैं ताकि धूल न उड़े। उस सुबह रानी भी पानी से भरी बाल्टी लेकर अपने घर के सामने छिड़काव करने के लिए दरवाजे पर आई। वह यह नहीं देख पाई कि सामने से शिवम निकल रहा है। उसने बाल्टी के पानी से मग भरा और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। फेंका गया पानी शिवम पर गिरा। कुछ पल के लिए वह चौंक गया और उसके पैर जहां के तहां ठिठक गए। रानी भी उसे देखती रह गई। मन में वह सोच रही थी कि यह उससे क्या हो गया। शिवम न जाने कहां जा रहा था। उसकी एक गलती से उसके कपड़े भीग गए। शिवम अब उसे बहुत डांटेगा। रानी हैरान तब हुई जब शिवम ने अपने गीले कपड़े झटके और रानी की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगा। शिवम की मुस्कुराहट ने रानी के डर को दूर कर दिया। वह बोली, मैंने तुम्हें आते नहीं देखा था, गलती से पानी फेंक दिया, माफ कर दो। गर्मी के इस मौसम में ठंडा पानी मन को तरावट देता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, ताजगी और तरावट का मजा आ गया। शिवम हंसने लगा। रही कपड़े भीगने की बात, तो उसकी चिंता नहीं। मौसम ऐसा है कि कुछ कदम चलते ही गर्म हवा कपड़े सुखा देगी। वह एक बार फिर मुस्कुराया और अपनी राह चल पड़ा। शिवम की मुस्कान में न जाने ऐसा क्या था कि तीर की तरह रानी के जिगर के पार हो गई। उसने बाल्टी से पानी का मग भरा और अपने सिर पर उड़ेल लिया। रानी की मां ने यह तमाशा देखा तो वह चिल्लाई, दरवाजे पर खड़ी होकर, तू खुद को क्यों भिगो रही है? नहाना है तो घर के भीतर आकर नहा ले। मम्मी, मैं नहा नहीं रही, ठंडे पानी से कपड़े भिगोकर खुद को ताजगी और तरावट से भर रही हूं, वह बोली। इसके बाद वह महसूस करने लगी कि जब शिवम भीगा होगा तब उसने ऐसा ही महसूस किया होगा। उस पल से एक एहसास ही नहीं जुड़े, दिल के तार भी जुड़ गए। बस इसके बाद शिवम बहुत तेजी से रानी के दिलो दिमाग पर छाता चला गया। शिवम का हाल भी रानी से अलग नहीं था। पानी फेंकने में हुई चूक के बाद उसका हैरान चेहरा और फैली आंखें शिवम के दिल में बस गई थीं। बस इसी एक बात ने उसकी सोच को नई दिशा दे दी। शिवम ने रानी के बारे में सोचा तो वह यकायक अपनी सी लगने लगी। दिल भी उछलकर बोलने लगा कि हां, उसे भी रानी से प्यार हो गया है। ताजनगरी आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के वैशाली नगर नगला गुजर में रमेश चंद्र शर्मा रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और इकलौता पुत्र शिवम शर्मा था। रमेश चंद्र पंडिताई का काम करते थे। उसी से परिवार का खर्च चलता था। करीब 12 साल पूर्व रमेश चंद्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। अब लक्ष्मी देवी पर अपना और बेटे का पेट भरने और उसे अच्छी जिंदगी देने की जिम्मेदारी आ गई। पति की पंडिताई को करते देखते हुए लक्ष्मी भी उसमें पारंगत हो गई थी। इसलिए पति की मृत्यु के पश्चात एक मंदिर की पुजारिन बन गई। वहां आने वाले चढ़ावे से अपना और बेटे का पेट पालने लगी। 25 साल के हो चुके शिवम ने
केवल इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की थी। उसने कुछ दिन एक कपड़े की दुकान पर काम किया, फिर वहां से छोड़ दिया। बेरोजगारी में दिन काटने लगा। मां जो लाती उसी में वह गुजारा कर लेता। लक्ष्मी देवी के मकान के पास ही कालीचरण का मकान था। 20 वर्षीय रानी कालीचरण की ही बड़ी बेटी थी। रानी ने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की थी। पास पास रहने के कारण दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित थे। बचपन से रानी और शिवम एक दूसरे को देखते आ रहे थे। किशोरावस्था को पार करके युवावस्था में प्रवेश कर गए, तब भी उनके मन नहीं मचले। उस दिन पानी के मग ने दोनों के बीच एक बेनाम रिश्ता बना दिया। ऐसा बेनाम रिश्ता जिसमें तड़प, बेचैनी, कसक और प्यार था। उस दिन से शिवम और रानी की आंखें एक दूसरे के दीदार की प्यासी रहने लगीं। शिवम फुर्सत में होता तो वह अपने घर के चबूतरे पर बैठा होता। मन रानी के बारे में सोच रहा होता और प्यासी आंखें उसके द्वार पर टकटकी लगाए होती। शिवम को देखने के लिए किसी बहाने से रानी भी घर के बाहर आ जाती। दोनों की आंखें मिलती तो दोनों के लब खिल जाते। इसके साथ ही धड़कनों की गति बढ़ जाती। रानी और शिवम में बातचीत होनी सामान्य बात थी। पूरे मोहल्ले के सामने बात भी करते तो उनके रिश्ते पर कोई शक नहीं करता। कहते हैं कि ना, जब प्यार होता है तो मन में चोर भी पैदा हो जाता है। रानी और शिवम के मन में भी चोर पैर जमाए बैठा था। सो एकांत में सामना होते ही मानो उनकी हिम्मत जवाब देने लगती। शिवम को भी डर लगता कि प्रेम निवेदन सुनकर रानी भड़क गई तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे कि वह गंजा हो जाएगा। कुछ दिन यूं ही आंख में चौली चलती रही। फिर एक दिन मौका मिला तो शिवम ने हिम्मत करके मन की बात कह दी। रानी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब तुम भी अपने प्यार को जताकर मेरे दिल की रानी बन जाओ। शर्म से रानी के गाल गुलाबी हो गए। उसने सिर झुका लिया और पैर के अंगूठे से जमीन खुरचने की नाकाम कोशिश करने लगी। रानी के अंदाज से वह समझ गया कि डरने की कोई बात नहीं। रानी भी उससे प्यार करती है। प्रेम तभी आनंद देता है जब उसका प्रदर्शन किया जाए। शिवम भी रानी के मुंह से उसके दिल का हाल सुनना चाहता था, इसलिए उसे बोलने के लिए उकसाया। कहो ना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? रानी ने सिर उठाकर शिवम की आंखों में देखा। उसके बाद पुन नजरें नीची कर लीं। मुस्कुराई, इकरार में सिर हिलाया और तेजी से उसके सामने से हट गई। शिवम का दिल बल्लियों उछलने लगा। वह समझ गया कि रानी को भी उससे प्यार है। मोहब्बत का इजहार और इकरार होते ही रानी वो शिवम की प्रेम कहानी शुरू हो गई। कभी शिवम का सूना घर, कभी पार्क, तो कभी सुनसान स्थान। रानी और शिवम की मोहब्बत के खामोश गवाह बनने लगे। शिवम की मां मंदिर चली जाती तो घर में शिवम ही अकेला रह जाता था। ऐसे में रानी मिलने के लिए शिवम के घर आ जाती थी। वहां उससे घंटों बतियाती, प्यार भरी बातें करती। एक रोज रानी सज संवर कर शिवम के घर पहुंची। उसने नया सूट पहन रखा था। शिवम के कमरे में दाखिल हुई तो उसे शिवम नहीं दिखा। वह बाथरूम में था। रानी ने आवाज लगाई, शिवम। कौन? शिवम ने बाथरूम के अंदर से ही पूछा। अच्छा तो जनाब मेरी आवाज भी नहीं पहचानते। आकर बताऊं कौन हूं मैं? रानी का लहजा शरारत भरा था। बिल्कुल आ जाओ, मैं कौन सा डरता हूं, वह बोला। रानी को लगा कि इस समय अन्य कोई वहां आ गया तो बदनामी होगी उसकी। वह वापस मुड़ी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो शिवम ने उसे अंदर खींच लिया। शिवम मात्र अंडरवियर पहने हुए था। उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। शिवम की आंखों में शरारत नाच रही थी। उसने रानी को करीब खींचा तो वह चिहों उठी। छोड़ो, मेरा सूट गीला हो जाएगा, आज ही पहना है इसे। मैं तो तुम्हें अपना सूट दिखाने आई थी कि तारीफ करोगे तुम मेरी। तारीफ तो मैं तुम्हारी हमेशा करता हूं। आज फिर से कह रहा हूं कि तुमसे हसीन इस जहां में कोई नहीं है। कहते हुए शिवम ने उसके होंठों को चूम लिया। शिवम उसकी तारीफ करते हुए पहले भी ऐसा कुछ एक बार कर चुका था। रानी शिवम के मन की यौन जिज्ञासाओं को समझती थी, इसलिए उसकी हरकतों का बुरा नहीं मानती थी। वह जानती थी कि शिवम का मन इससे आगे कुछ और भी चाहता होगा, पर वह शिवम से यही कहती थी, बेसब्र मत बनो। मैं तुमसे प्यार करती हूं और शादी के बाद पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी। तब जो जी चाहे करना। शिवम भी उसकी भावनाओं को समझकर खुद को रोक लेता था, लेकिन आज माहौल एकदम बदला हुआ था।
शिवम के नग्न भीगे कसरती बदन को देखकर रानी की सोई हुई भावनाएं जाग उठी थीं। जब शिवम ने उसकी पतली कमर में हाथ डालकर जिस तरह उसके होंठों को चूमा तो उसके बदन में चिंगारियां चटकने लगी थीं। 1 फुट के फासले पर खड़े शिवम के हाथ में रानी की कलाई थी और निगाहों में एक सवाल था। वह अपलक रानी के चेहरे को निहार रहा था, जबकि रानी की झुकी हुई आंखें चोरी चोरी उसके बदन को देख रही थीं। उसकी नजरों के लक्ष्य को समझकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा हूं तो मेरे शरीर का जर्रा जर्रा तुम्हारा है, इन पर तुम्हारा ही हक है। रानी लजा गई। चेहरे पर हया की लाली फैली तो कांपते होंठों से उसने कहा, तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो। हुस्न का खजाना बाहों में हो तो बड़े बड़े तपस्वी बेईमान हो जाते हैं। कहते हुए शिवम रानी के एकदम करीब खिसक आया। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर उसने रानी को अपनी जद में ले लिया। फिर धीरे से अपने होंठ उसके होंठों की तरफ बढ़ाए। नहीं शिवम, यह ठीक नहीं है। रानी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन शिवम तब तक अपने जिस्म का बोझ उस पर डाल चुका था। तन की गर्मी पाकर रानी का विरोध मंद पड़ गया। रानी भी खुद पर नियंत्रण न रख सकी। फिर दोनों पहली बार आनंद की एक नई दुनिया की सैर को निकल गए। मंजिल मिलने के बाद ही वह एक दूसरे से अलग हुए। रानी को हासिल करने के बाद शिवम उसका और भी दीवाना हो गया। उसकी सुबह रानी से शुरू होती थी और शाम रानी पर खत्म होती थी। उनको अलग होने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, लेकिन लोकलाज के चलते शिवम अपने घर और रानी अपने घर जाने को मजबूर हो जाती। दोनों विवाह करके एक साथ जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि वे एक जाति के नहीं थे। ऐसे में लक्ष्मी देवी कभी भी अपने बेटे शिवम को दूसरे कुल में शादी करने की अनुमति नहीं देती। लक्ष्मी देवी पुजारिन होने के कारण धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हरगिज दोनों के रिश्ते को मंजूरी नहीं देती। अपनी मां के बारे में शिवम बखूबी जानता था। ऐसे में शिवम के दिमाग में उथल पुथल मचने लगी कि क्या करे क्या न करे। उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा कि वह आर्य समाज मंदिर में रानी से शादी कर ले और उसे लेकर कहीं दूर चला जाए। रानी से शिवम ने बात की तो उसका भी यही कहना था कि जब परिवार हमारे मन की करेंगे नहीं, हमारी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम क्यों उनके बारे में सोचें? हम भी वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। आपसी सहमति के बाद दोनों ने आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। विवाह करके दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि वह एक नई जिंदगी की शुरुआत जो कर रहे थे। विवाह करने के बाद शिवम ने कुछ सोचकर अपनी मां लक्ष्मी देवी को रानी के साथ विवाह करने के बारे में बताया, तो लक्ष्मी देवी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। निखट्टू घर में पड़े पड़े मेरे दिए निवाले तोड़ता रहा, कभी एक पैसे का काम नहीं किया, अब ऊपर से चोरी छिपे शादी कर लेने की बात कर रहा है। पहले तुझे, अब उसे भी छाती पर बैठाकर खिलाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे भी मैं तेरी इस शादी को नहीं मानती। आप मानो न मानो, रानी से मेरी शादी हो चुकी है। मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर शिवम वहां से चला गया। लक्ष्मी देवी बैठकर सिसकने लगी और उस दिन को कोसने लगी जब शिवम पैदा हुआ था। वह सिसकते हुए बोली, ऐसे कपूत से तो निपूती रहती। इसके बाद मां बेटे में शादी की बात को लेकर रोज झगड़ा होने लगा। दूसरी ओर रानी के घर वालों ने उसके लिए उपयुक्त वर देखकर उसका रिश्ता पक्का कर दिया। रानी इससे घबरा उठी। एक तरफ रानी की शादी तय हो गई, दूसरी ओर लक्ष्मी देवी उसको अपनाने को तैयार नहीं थी। ऐसे में दोनों घर से भागकर कहीं और अपनी दुनिया बसाने के बारे में सोचने लगे। शिवम के पास कोई काम धाम तो था नहीं जो पैसे होते, इसलिए शिवम ने फैसला किया कि वह घर में रखे रुपए और गहने चोरी से निकालकर रानी के साथ भाग जाएगा। 6 मार्च 2020 की शाम 5:30 बजे लक्ष्मी देवी घर पर नहीं थी। वह मंदिर गई हुई थी। शिवम ने रानी को बुला लिया और घर में रखे पैसे और गहने निकालने लगा। तभी लक्ष्मी देवी घर वापस लौट आई। शिवम की हरकत देखकर वह बिफर पड़ी। शिवम! मां की आवाज सुनकर शिवम चौंक गया और एक झटके में खड़ा होकर अपनी मां की तरफ देखने लगा। उसके पास ही रानी भी खड़ी थी। बेटे शिवम को दुत्कारते हुए लक्ष्मी देवी बोली, अब यही दिन तो दिखाना बाकी रह गया तुझे, दुष्ट। खुद तो कभी कुछ कमाया नहीं और मेरी जिंदगी भर की पूंजी को चुराकर उड़ाने पर आमादा है। आज तुझे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी।
अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों को अंदर करवाती हूँ। जब जेल की हवा खाओगे तब समझ में आएगा। यह सुन दोनों घबरा उठे और एक दूसरे की ओर देखा। शिवम ने महसूस किया कि रानी जैसे उससे कह रही हो, रोको अपनी मां को। शिवम ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी मां की ओर झपटा। मां के हाथ से मोबाइल छीनकर शिवम ने मां को बेड पर गिरा दिया। फिर बेड पर रखे तकिया से उसने अपनी मां का कसकर मुंह दबा दिया, जिससे दम घुटने से लक्ष्मी देवी की मौत हो गई। अब शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसने रानी को उसके घर भेजा। फिर मकान के मेन गेट में लॉक लगाकर वह भावना एस्टेट गया। वहां एक चाय की दुकान पर बैठा रहा। वहां बैठने के दौरान उसने रानी से कई बार फोन पर बात की। वह चाय की दुकान पर 5 घंटे बैठा रहा। रात 11 बजे वह घर पहुंचा। तब उसने जगदीशपुरा थाने को मां की मौत हो जाने की सूचना दी। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार अपने मातहतों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया तो लक्ष्मी देवी के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं दिखे। इसका मतलब यही था कि किसी चीज से गला घोंटा गया है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने शिवम से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह घर पर नहीं था। अभी वह घर लौटा तो मां को इस हालत में पाया। घर में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा वारदात किए जाने